रक्षक परम पिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते हुए, उनको नमन वंदन प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित पूज्य आचार्य डॉक्टर कमल नारायण आर्य जी, जिनके श्रीमुख से हमने अभी ही विशेष औषधीय ज्ञान, यज्ञ विज्ञान की महत्वपूर्ण बातों को हमने जाना, विचारा और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमें बताई। पूज्य आचार्य श्री को प्रणाम करते हुए इसी प्रकार हमारे आदरणीय पूज्य आचार्य जी अरुण कुमार आर्य जी, जो हमें आज सुबह से भजन की शुरुआत से लेकर के और अपने ज्ञान की वर्षा हमें प्रदान कर रहे हैं, और सायंकाल को और हमें विशेष रूप से एक आध्यात्मिक जगत में हमें प्रवेश कराएंगे, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। इसी प्रकार मंच पर उपस्थित कोटा आर्य समाज के पधारे हमारे आचार्य श्री और यहाँ चिकित्सा जगत के हमारे विशेष पदाधिकारी, और विशेष रूप से हम सबका सौभाग्य है कि हम सबके बीच में हमारी आदरणीय पूज्य आचार्य श्री, जो विशेष रूप से आर्ष गुरुकुल जो अभी भारत में सबसे बड़े गुरुकुल के रूप में संचालन कर रहे हैं, और हमारे बीच में उपस्थित पूज्य आचार्य श्री को मैं प्रणाम करता हूँ, और आप सभी योगी साधक भाई बहनों को प्रणाम नमन वंदन करते हुए आज हम इस यज्ञ विज्ञान की जो महत्वपूर्ण श्रृंखला को शुरू किए हैं यज्ञ चिकित्सा के संबंध में, उसको हम आगे बढ़ाएंगे और आगे हम जानेंगे। पूज्य आचार्य जी थोड़ी देर पहले हमें काफी सारी बातें बताए, साइंटिफिक रूप से यज्ञ के धन आवेशित कण, ऋण आवेशित कण से लेकर के और भी अलग अलग इससे उत्सर्जित जब दहन होता है तो दहन होने पर उसका सूक्ष्मीकरण में भी उसके साथ साथ जो विभिन्न प्रकार के मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स और उससे संबंधित बातें हमारे सामने रखे। देखिए, आयुर्वेद से लेकर के वेद उपनिषद दर्शनों में विशेष रूप से यज्ञ का एक अलग ही महत्व है और अलग ही रूप में उसको देखा गया। सामान्य रूप से हम पूरे समाज में देखें तो समाज यज्ञ को एक पूजा, एक धार्मिक, एक अनुष्ठान या एक अदृष्ट के लिए कुछ करना, इस प्रकार की मनोभाव या हमारी चित्त वृत्ति होती है, जबकि हमारे शास्त्र केवल उसको नहीं देखते हैं। हमारे शास्त्र पूजा तो है ही है, ये देवी शक्तियों का पूजन, ईश्वर की आराधना, प्रकृति का संतुलन है यज्ञ के माध्यम से। उसके साथ साथ अनेक प्रकार की दृष्ट अदृष्ट सिद्धियों का भी साधन इस यज्ञ को बताया गया है। यज्ञ को एक चिकित्सा के रूप में भी देखा गया है। श्री कामो यज्ञ, पुत्र कामो यज्ञ, स्वर्ग कामो यज्ञ से लेकर के अलग अलग कई सारे उद्देश्य, कई सारे प्रकार के लक्ष्य, कई सारे प्रकार के यज्ञ के लाभ बताए गए। कुल मिलाकर के 21 प्रकार के यज्ञ प्रधानतया बताए गए। उसमें कुछ नित्य, कुछ नैमित्तिक और काम्य। नित्य यज्ञ जो पंचमहायज्ञ की हम चर्चा करते हैं, ब्रह्म यज्ञ से लेकर के पितृ यज्ञ, बल्वेश्वर यज्ञ, अतिथि यज्ञ आदि, और इसी प्रकार से नैमित्तिक यज्ञ जो किसी निमित्त विशेष से हम प्रवृत्त होकर के शादी विवाह से लेकर के जो अलग अलग हम अनुष्ठान करते हैं, या जैसे दीपावली, होली पर शारदीय या वासंती नवषष्ठी जो नए अन्न आते उसका सेवन करने से पहले हवन आदि करते हैं, वास्तु हवन करते, कोई भवन आदि या घर आदि निर्माण करते, ये सब नैमित्तिक यज्ञ। और इसी प्रकार तीसरे हैं काम्य यज्ञ, जो किसी कामना विशेष से प्रवृत्त होकर के जो किए जाने वाले यज्ञ, श्री कामो यज्ञ, पुत्र कामो यज्ञ से लेकर के अलग अलग। आज और इस शिविर में विशेष रूप से हम जिन यज्ञ की चर्चा करेंगे उसमें 2 प्रकार के यज्ञ की हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। एक देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ पंचमहायज्ञ में, और दूसरा विशेष रूप से चिकित्सा यज्ञ, जिसको हम सब कर सकते हैं, अपने हाथों से कर सकते हैं। हमें इसके लिए कोई पंडित, पुजारी, ब्राह्मण या कोई विशिष्ट स्किल वाले व्यक्ति की हमें आवश्यकता नहीं होती। थोड़ा बहुत प्रशिक्षण हम लेकर के उसको प्राप्त करके हम कर सकते हैं, और ना ये ज्यादा खर्चीले होते हैं, ना बहुत ज्यादा समय लेने वाले होते हैं। लेकिन ये इसके यदि हम लाभ देखने जाएं तो इसके अलग अलग बहुत सारे और बड़े बड़े लाभ देखे गए। हम साइंटिफिक रूप से ही यदि देखें तो हम यज्ञ में मुख्य रूप से क्या करते हैं, अग्नि की उपस्थिति होती है हमारे सामने, और उस अग्नि के अंदर गाय का घी, अलग अलग औषधियां, जड़ी बूटियां आदि की मंत्र पाठ के साथ हम आहुतियां करते हैं। जब आहुतियां करते हैं तो वो अग्नि उसको जलाती है, सूक्ष्म करती है,
उसका भेदन करती हैं, उसको रूपांतरित करती हैं। क्या करती हैं? रूपांतरित। धरती पर कोई भी द्रव्य का सर्वथा अभाव नहीं होता है, सारे द्रव्य रूपांतरित होते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, जैसे गाय की घी का हम प्रयोग करते हैं, द्रव रूप में हमारे पास होता है। गाय की घी का जब हम दहन करते हैं, अग्नि के अंदर जलाते हैं, तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। किस रूप में कन्वर्ट होता है? गैस फॉर्म में। जब वो गैस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है तो वो 1864 गुना वो बढ़ जाता है गैस फॉर्म में। मानी 1 ग्राम मात्र गाय का घी आप अग्नि के अंदर डालते हैं, आहूत करते हैं, तो 1 लीटर 864 ml गैस रूप में हमें प्राप्त होता है। उसमें भी जैसे गाय की घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं। कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होती है। उसके साथ साथ हम जो अलग अलग औषधियां भी आहूत करते हैं, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के कई सारे एरोमेटिक ऑयल्स होते हैं, मेडिसिनल कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी उसके साथ वायु के अंदर आते हैं। और ये जो वायु उत्सर्जित हुई वो अब सामान्य वायु नहीं है, उसके अंदर कई सारी प्रकार की गैसेज हैं, कई सारे प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट्स हैं, कई सारे प्रकार के एरोमेटिक ऑयल से युक्त है वायु। हम सामान्य रूप से अपने घरों के अंदर रूम स्प्रे आदि का प्रयोग करते हैं, सब लोग काफी लोग करते होंगे, देखे होंगे। एक 300-400 ml का ग्राम का रूम स्प्रे होता है, हम छोटे से कमरे के अंदर करते हैं, आधा से 1 ग्राम का प्रयोग होता है और उतने में पूरा कमरा सुगंधित हो जाता है। ये एडिशनल पार्टिकल हम ऐड करते हैं सुगंधित, उससे वो कमरा सुगंधित होता है। उसके अंदर अन्य जो गैसेज हैं, पार्टिकल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, वो दूर नहीं होते हैं, केवल एक एडिशनल पार्टिकल है उसको सुगंधित कर देगा। जबकि आप 1 ग्राम गाय का घी आहूत करते हैं तो 1 लीटर 864 ml गैस मिलती है। 1 ग्राम घी से हम 1 रूम स्प्रे लेते, 300-400 ml होता है और आधा से 1 ग्राम यूज होता है, मानी 400-500 कमरों को हम सुगंधित कर सकते हैं 1 रूम स्प्रे से। तो आप विचार कीजिए 1 ग्राम गाय के घी से आप कितनी बड़ी गैस, हम 1 लीटर 864 ml और उसको उस रूप में प्रयोग किया जाए तो कितने कमरों के अंदर हम प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, उतना प्रयोग के बाद भी इसके अंदर जो गैसेज हैं, इसके अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, वो हमें आरोग्य देने वाले हैं, हमें स्वास्थ्य देने वाले हैं। और उसके साथ साथ उसके अंदर विशेष रूप से जो गैसेज होती है, एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि अलग अलग कई सारी गैसें होती हैं, वो गैसें जब उस वायु के अंदर रिलीज होती हैं तो एक अभिक्रिया करती हैं, फोटो केमिकल प्रोसेस इसको कहा जाता है। एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होता है, क्लोरोफिल, हरे पत्ते के ऊपर जब सूर्य की किरण पड़ती है तो वायुमंडल के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जो बॉन्ड होता है वो टूटता है इसके संपर्क में आने पर और कार्बन को आहार बनाकर के अवशोषित करता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। वहां कोई उत्सर्जन नहीं हो रहा है नया ऑक्सीजन का, जो पहले से वायु के साथ कार्बन के साथ बॉन्ड है वो टूट रहा है। इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया। ऐसे ही ये होती है फोटोकेमिकल प्रोसेस, जिसमें गैस आपस में मिलती हैं और एक निश्चित टेम्परेचर मिलने पर उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते हैं, बनते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप पाया गया, जहां पर एक बार यज्ञ किया जाता है, जो बड़ा यज्ञ हम करते हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे करके नासा में एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में, वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में वो कार्य करते हैं, उन्होंने वहां पर भी कई प्रयोग किए। और भारत में लखनऊ और दक्षिण भारत की एक संस्था रिसर्च सेंटर, उसमें भी कई परीक्षण किया और उन सारे परीक्षणों के आधार पर उन्होंने बताया एक तो ओजोन गैस विशेष रूप से उत्सर्जित उसके परिणाम स्वरूप होती है, जिससे ओजोन परत का जो क्षरण होता है उसमें भी उन्होंने कहा कि लाभप्रद विशेष रूप से होती है। दूसरा, जो एयर पोल्यूशन हम जिसको कहते हैं, जिसके अंदर SOx, NOx, CFC से लेकर के अलग अलग प्रकार की 5-7 प्रकार की गैसें और कुछ हैवी मेटल्स, पार्टिकल्स और अलग अलग चीजें होते हैं, PM 2.5 से लेकर के 10 तक के, जो आप न्यूज चैनलों में और अलग अलग आप जब प्रदूषण बढ़ता है तब आप सुनते होंगे। और WHO के आंकड़ों को भी यदि हम देखें तो इस पोल्यूशन के कारण पूरे वर्ल्ड में एक वर्ष के अंदर 70 लाख लोगों की मौत होती है। कितने लोगों की? वायु प्रदूषण के कारण। और वो जो कारणभूत जो गैसें हैं उसमें जब हम गाय के घी से हुआ जो यज्ञ है उसकी एयर जब उसमें प्रसरित होती हैं तो ये जो अभिक्रिया चलती है उसके परिणाम स्वरूप जो ये हानिकारक गैसें जिसको कहा जाता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, उसको खत्म करता है, उसके बॉन्ड्स को वो तोड़ता है। और उसके परिणाम स्वरूप पाया गया कि एक बार किया गया यज्ञ 100 या
वाला क्षेत्र मानी 100 मीटर का जो अराउंड क्षेत्र होता है उसके अंदर आने वाले एक सप्ताह पर्यंत भी यदि कोई हानिकारक गैसें आती हैं तो उसको भी तोड़ने का काम करता है। एक बार किया गया। और इस प्रकार की छोटी मोटी कई सारी रिसर्च ये बताती हैं कि यज्ञ करने पर जो विशिष्ट प्रकार की गैसों का उत्सर्जन होता है उसके बाद जो ये अभिक्रियाएं चलती हैं उस अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो हानिकारक पोल्यूटेंट गैसें हैं उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको हम दूर करते हैं, उसको हम खत्म करते हैं। मानी एयर पोल्यूशन को दूर करने का सबसे सुलभ और अच्छा एक साधन ये यज्ञ है। आज हम अपने घरों को देखें, चारों ओर से पैक हो गए हैं, एसी आदि लगाते हैं और पैक हो गए हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं और आपस में हवाएं होती हैं। आज आउटडोर एयर पोल्यूशन से जितने लोगों की मौत नहीं होती उससे ज्यादा इंडोर एयर पोल्यूशन के कारण लोगों की मौत होती है। और ये 70 लाख लोगों की मौत ये छोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। और उस वायु को शुद्ध करने का काम पहला इस यज्ञ के माध्यम से होता है। तो हम घी की बात कर रहे थे कि अग्नि के अंदर कोई भी हम आहुति देते हैं तो वो रूपांतरित होती है और जब वो रूपांतरित होती है तो कई गुना वो बढ़ जाती है। और ये जो आपको अभिक्रिया बताई वो अभिक्रिया के परिणाम पहले तो थोड़ा द्रव्य था 1 ग्राम, उससे भी कई सारी गैस बनी। उस गैस को भी जब वायु के अंदर छोड़ा, जो अभिक्रिया चली उस अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप वो और भी कई बड़ा रूपांतरण और परिवर्तन हमें देने का काम करती है। कई लोग कहते हैं ना कि इतना एयर पोल्यूशन होता है, इतना सारा ऐसा होता है, उसमें इतना छोटा सा यज्ञ कर लेंगे कौन सा एयर ठीक हो जाएगा। हमारा ये 70-80 किलो का शरीर होता है और बीमार हो जाए तो दवाई किलो में खाते हैं या मिलीग्राम में, और फिर भी ये शरीर ठीक होता है नहीं होता है। ऐसे ही इस प्रकृति के अंदर एयर पोल्यूशन से लेकर के जो भी ये चीजें हैं उसके अंदर ये जो यज्ञ है ये एक प्रकार का ट्रीटमेंट की प्रक्रिया है। थोड़ी मात्रा में दिया गया भी इस सारी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ा इफेक्ट करके उस वातावरण को ट्रीट करने का भली प्रकार से कार्य करने का कार्य करता है। ये एक चीज हुई। तो देखिए जो भी हम आहुति देते हैं उससे 3 चीजों का उत्सर्जन होता है अग्नि से। पहला बनता है गैस, गैसों का उत्सर्जन होता है। दूसरा होता है पार्टिकल्स, छोटे छोटे महीन पार्टिकल, एक एनर्जी ऊर्जा शक्ति का एक उत्सर्जन होता है। जो गैसें उत्सर्जित होती हैं उसमें से एक लाभ तो आपको अभी बताया, एयर पोल्यूशन को कम करता है। दूसरा लाभ इसका महत्वपूर्ण और विशेष होता है माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी। हमने पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में कई सारी इस प्रकार की अलग अलग मशीनों का हम प्रयोग करते हैं। कई करोड़ों का पूरा एक सेटअप है उसके लिए। और जो पूज्य आचार्य श्री हमें औषधियों का बताते थे ना कि इस औषधि के अंदर ये तत्व इतनी इतनी मात्रा में पाया गया, और ये सारी चीजें जो हम करते हैं एक गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी GC-MS नाम की एक मशीन होती है। उसके अंदर जो भी औषधि और अलग अलग उसमें तकनीक होती है उसमें गैस फॉर्म में कुछ एनालाइज करी जाती है, कुछ HPLC मशीन कही जाती है, उसमें ठोस रूप में जो चीजें होती हैं उसकी एनालाइज की जाती है। और वो पूरी बारीकी से उसके अंदर क्या क्या चीजें कितनी कितनी मात्रा में है वो सब डिटेल रिपोर्ट हमें देती हैं। उसमें हम जो यज्ञ करते हैं, हवन जो दैनिक यज्ञ करते हैं, छोटा सा यज्ञ करते हैं, उससे उत्सर्जित होने वाला जो धूम्र है उस धूम्र को जब हमने उस मशीन के माध्यम से टेस्ट करना शुरू किया तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि अलग अलग औषधियों को डालने पर अलग अलग प्रकार के मेडिसिनल कंपोनेंट्स और एरोमेटिक्स ऑयल्स का निर्माण होता है गैस फॉर्म में। और उसके अंदर ग्वाइकोल, मेथोनोमाइल, फोजोन, बोर्नियोल से लेकर के गूगलस्टेरोल से लेकर के परफ्राल से लेकर के कई सारे प्रकार के मल्टीपल कंपोनेंट्स जो अलग अलग बीमारियों को ट्रीट करने के लिए हम यूज करते हैं, वहां से लेकर के अलग अलग प्रकार के कई सारे मल्टीपल कंपोनेंट्स एक साथ गैस फॉर्म में वायु के अंदर आते हैं। और उसके अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स पाए गए। उसके बाद हमने माइक्रोबायोलॉजी लैब में कुछ बैक्टीरिया, जिसमें सबसे अधिक जो सरफेस बैक्टीरिया कहे जाते हैं या हमारी स्किन के ऊपर रहने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उस प्रकार के, या इन्फेक्शन फैलाने वाले जो बैक्टीरिया जैसे निमोनिया के बैक्टीरिया से लेकर के टीबी के बैक्टीरिया से लेकर के फिर फंगल इन्फेक्शन आदि जो होते हैं उसके लिए जो अलग अलग प्रकार के फंगस होते हैं, या इस प्रकार के करीब 25 प्रकार के अलग अलग जो सबसे अधिक रोग पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उसको हमने लिया। और वो भी आंकड़ा निकाल करके हम यदि WHO के आंकड़े
और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे स्वास्थ्य की सेवा को देने वाली जो बड़ी बड़ी संस्थान हैं, उनकी जो रिसर्च रिपोर्ट बताती हैं, जैसे एयर पोल्यूशन से 70 लाख लोगों की मौत होती है, ऐसे ही माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित बीमारियां, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, उसके कारण से 2.25 करोड़ लोगों की मौत होती है। कितने लोगों की? और वो भी हजारों करोड़ रुपए की दवाइयां खाने के बाद। और उसके लिए जो कारणभूत बैक्टीरिया, फंगस आदि होते हैं उसको लिया, और ये जो हम देव यज्ञ करते हैं उसके धूम्र को 5 मिनट मात्र दिया। कितने मिनट? 5 मिनट मात्र दिया गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 65% से 96% बैक्टीरिया, फंगस नष्ट हो गए एक बार दिए। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिजल्ट था। उसके बाद हमने उसको डिटेल से काम करना शुरू किया। फिर जो प्रैक्टिकली हॉस्पिटलों के अंदर जो कमरे होते हैं जहां पर सबसे ज्यादा इस प्रकार के इन्फेक्शन फैलने के चांसेस होते हैं, वहां पर कई सारे प्रकार के रिसर्च प्रोजेक्ट लगाए, अलग अलग प्रैक्टिकल किए गए। फिर आईआईटी रुड़की के साथ मिलकर के कई सारे अलग अलग प्रकार के कार्य किए गए, और वो सारे डाटा को हमने एक समराइज रूप करके एक रिसर्च पेपर का रूप दे करके आपको जान करके आश्चर्य और अपनी यादृच्छिक संस्कृति के प्रति गर्व होगा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हाई लेवल के इंपैक्ट फैक्टर वाले जर्नल्स के अंदर आज वो रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुका है। और पूरे वर्ल्ड ने ये साइंटिफिक रूप से माना कि यदि यज्ञ जैसी परंपराओं को 5-10 मिनट के लिए यदि किया जाता है अपने घरों के अंदर, तो हम बड़ी मात्रा में लोगों को माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि हैं उससे हम बचा सकते हैं, और इस प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज के रिजाव को या उसके फैलाव को भारी मात्रा में हम कम कर सकते हैं। उसके बाद कोरोना काल में हमने एक और कार्य किया था। उसमें कोरोना वायरस, टीबी, निमोनिया और विशेष करके ब्लैक फंगस, ये ब्लैक फंगस वाला पहले हम नहीं कर रहे थे, लेकिन उस समय जो कोरोना काल के अंदर जब ब्लैक फंगस फैलना शुरू हुआ खूब बड़ी मात्रा में, तब हमारे पास तेलंगाना रुद्रपुर के श्रीनिवास जी करके व्यक्ति थे। उनको मस्तिष्क में पहले तो कोरोना खूब भारी मात्रा में हुआ, फिर वो दवाइयां लेते हुए उनको ब्लैक फंगस का भी अटैक आया, और वो धीरे धीरे मस्तिष्क में उनको फैलने लगा। और हर एक सप्ताह में एक बार उसका ड्रेसिंग होता था, पूरा यहाँ से अलग अलग 3-4 जगहों से होल करके अंदर से पूरा सफाई करते थे, और कई प्रकार की दवाएं देते, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं आ रहा था, धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता है। धीरे धीरे उनको आंखों से देखना बंद हो गया, सूंघना बंद हो गया, और भी एक एक अवयव काम करना बंद होने लगा, विचार शक्ति भी उसकी प्रभावित होने लगी, कान में सुनना कम हो गया, ऐसे पूरा मतलब एक प्रकार से और बहुत खराब स्थिति में उनकी स्थिति जा चुकी थी। और फिर एक करीब 1.5 महीने तक चला कि हर सप्ताह ड्रेसिंग वाला काम, और एक 1.5 महीने के बाद डॉक्टर लोगों ने कहा कि अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, अब हमने इतनी बार उसको छेड़ चुके हैं और इतना वो कर चुका, और फंगस इतना गहराई तक फैल चुका है कि अब हम नहीं कर सकते, जितने दिन जीते आप सेवा कीजिए। उस समय उनको कफेष्टि हवन सामग्री, अब जो कफेष्टि हवन सामग्री है, उस कफेष्टि हवन सामग्री से तब उसको हवन कराया। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जब डॉक्टर ने मना कर दिया, उनको दिखना बंद हो गया था, ये सारा होल किया हुआ पूरा काला हो गया था, बाल चले गए थे पूरा, मतलब एक बार मतलब उनको हम देखे तब भी हमारी रूह कांप जाए, ऐसी अवस्था में थे। और उनके कमरे के अंदर करना शुरू किया, केवल 3 महीने के अंदर वो ब्लैक फंगस पूरी तरह से ठीक हो गई। और तब तक हम अभी कोरोना वायरस के ऊपर काम कर रहे थे, और उसके बाद हमने ब्लैक फंगस को भी साथ साथ में कार्य करना शुरू किया। और आज से 2 या 3 महीने का टाइम हुआ, 2-3 महीने पहले हम ये सारा कार्य पूर्ण कर चुके हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो कफेष्टि हवन सामग्री है, उस हवन सामग्री से कोरोना वायरस, टीबी, निमोनिया और ब्लैक फंगस को हम 100% साइंटिफिकली ट्रीट करते हैं, और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पब्लिश करते हैं। ये इतने बड़े बड़े रिजल्ट हमें देखने को। ये दूसरा लाभ है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण को दूर करने वाला काम, या कम्युनिकेबल डिजीज को दूर करने का।
ये जो गैसें हवन से उत्सर्जित होती हैं, उन गैसों का एक प्रभाव है और उन गैसों से होने वाले एक विशिष्ट प्रकार के लाभ। तीसरा, उसी गैसों का तीसरा लाभ देखिए, हम सब जिस जीवन को जी रहे हैं, इसको चलायमान रखने के लिए हमें क्या चाहिए? शक्ति चाहिए ना। शक्ति होगी तो चलेंगे, शक्ति नहीं है तो। और उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? आहार लेते हैं। वो आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में लेते हैं? ठोस, द्रव और गैस रूपों में। ये 3 रूपों में हम लेते हैं। और ये धरती पर इन तीन रूपों में ही द्रव्य पाया जाता है, तो तीनों ही रूपों में हम ये आहार लेते हैं। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल, सब्जी, ये सारी चीजें हम लेते हैं। द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि हम लेते हैं। और गैस फॉर्म में प्राणवायु। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, उससे हमें शक्ति मिलती है और उससे हम चलते हैं। अभी जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं, उसमें 24 घंटे में सबसे अधिक आहार कौन सा लेते हैं? भोजन कितनी बार लेते हैं? ठोस रूप आहार, रोटी, दाल, चावल 2 बार, 3 बार। लेकिन उसी 24 घंटे के अंदर द्रव रूप आहार कितनी बार लेते हैं? पानी, दूध, जूस 10 बार, 15 बार, 20 बार तक। लेकिन उसी 24 घंटे में प्राण रूप, वायु रूप आहार कितनी बार लेते हैं? लगातार, एनी टाइम, 24 घंटा खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, रात को सो गए तब भी हर 1 सेकेंड कोई आहार हम ले रहे हैं तो वायु। मानिए हमारे द्वारा लिए जाने वाला सबसे अधिक आहार 11,000 लीटर से भी अधिक वायु हम 24 घंटे के अंदर लेते हैं। सबसे अधिक हमारा कोई आहार होता है तो क्या होता है? वायु। अब सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आहार देखिए, हम रोटी, दाल, चावल, सब्जी आदि ठोस रूप आहार लेना छोड़ दे तब भी हम 2-3 महीना जीवित रह सकते हैं। लेकिन उसके स्थान पे हम द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि लेना छोड़ दे तो 2 से 3 सप्ताह जीवित रह लेंगे। लेकिन गैस रूप आहार, वायु लेना छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी मुश्किल हो जाए। मानी सबसे ज्यादा के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना 2 मिनट भी हमारा जीवन संभव नहीं है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट और सबसे अधिक हमारा कोई आहार है तो क्या है? वायु। इसलिए कहते हैं ना, जैसी होगी वायु वैसी होगी हमारी आयु। जिनको स्वस्थ आयु चाहिए, जिनको दीर्घ आयु चाहिए, तो उनको अत्यंत अच्छी आयु की अपेक्षा है। और जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसके अंदर जो मैंने बताया, ग्वाइकोल, मेथनोमाइल, थोजन, बोर्नियोल, गूगल स्टेरोल से लेकर के परफाल तक के ऐसे कई सारे ऐसे मेडिसिनल कंपोनेंट्स को गैस फॉर्म में वायु के अंदर आ जाते हैं। कहां आ जाते हैं? जब हम यज्ञ करते हैं तो वो वायु में आ जाते हैं। और 24 घंटा हम वायु के अंदर श्वास लेते हैं, तो श्वास के माध्यम से वो कंपोनेंट्स लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक, और ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचते हैं। और यदि वो कंपोनेंट अच्छे हैं तो हमारे शरीर को ट्रीट करने का काम करेंगे, यदि वो खराब हैं तो हमारे शरीर को बीमार करने का काम। आपने देखा होगा ना, जो बड़े बड़े शहर होते हैं जहां पोल्यूशन हो जाता है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं? हम श्वास में क्या लेते हैं तो क्या बोलते हैं? श्वास में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। खाली ऑक्सीजन नहीं लेते हैं, ये सत्य नहीं है पूर्णतः, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उस वायु के अंदर अन्य भी जो कंपोनेंट, यहां तक कि उसके अंदर जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं उसको भी हम लेते हैं। अभी की रिसर्च स्टडी बताती है कि दिल्ली जैसे जहां पर सबसे अधिक पेट्रोल का जो प्रयोग होता है गाड़ी वाहनों का, वहां के वातावरण के अंदर लेड की मात्रा पाई जाती है। और दिल्ली के लोगों के खून में लेड की मात्रा पाई गई, और उसके कारण गांठे, कैंसर और भी कई सारे प्रकार के रोग पाए गए। और उस दूषित वायु के अंदर रहने से लंग्स से संबंधित बीमारियों से लेकर के ब्लड से संबंधित बीमारियां विशेष रूप से पाई जाती हैं। यदि खाली ऑक्सीजन ही लेते तो कितने भी पोल्यूशन वाले वायुमंडल में चले जाओ, ऑक्सीजन ले ली, बाकी चीजें छोड़ दी, कुछ होना नहीं चाहिए था। लेकिन ऐसा होता, 70 लाख से अधिक लोग मर रहे हैं। किस कारण से? दूषित वायु के कारण से। जैसे दूषित वायु में रहे और आयु कम हो गई, दूषित वायु में रहे और मौत के घाट उतर जाते हैं, ऐसे ही गाय का घी, अलग अलग प्रकार की औषधियां, अच्छे कंपोनेंट से युक्त द्रव्यों को जब हम जलाते हैं और अच्छे कंपोनेंट्स वायु के अंदर आते हैं और उसमें हम रहते हैं, तो उससे हमारी आयु दीर्घ होती है, स्वस्थ होती है और हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। अच्छे से अच्छा प्रभाव होता है, बुरे से
बुरा प्रभाव होता है। तो ये तीसरा और महत्वपूर्ण लाभ हमें वो गैस का मिलता है। इसके बाद होते हैं पार्टिकल, जो छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल, जो आचार्य जी ने विशेष नैनो टेक्नोलॉजी का आपको बताया। देखिए इसके ऊपर हमने काफी सारा बड़े रूप में कार्य करने का वो किया था और बहुत आपको जानकर के अभी आश्चर्य होगा, जो हम दैनिक यज्ञ करते, हवन करते, उससे उठने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, उस पार्टिकल्स को हमने एनालाइज किया। IIT रुड़की के साथ मिलकर के पहला कार्य हमने किया था और उसमें देखा गया कि यज्ञ से उठने वाले जो पार्टिकल होते हैं, वैसे नैनो किसको कहा जाता है? सूक्ष्माति सूक्ष्म। नैनो पार्टिकल उसको कहते हैं जैसे 1 मीटर का 1 अरबवा हिस्सा 1 नैनोमीटर कहा जाता है, और 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको नैनो पार्टिकल कहा जाता है, और 1000 तक के जो पार्टिकल होते हैं उसको नैनो स्केल पार्टिकल बोले जाते हैं। और ये जो 1000 तक के जो पार्टिकल होते हैं, ये पार्टिकल सबसे ताकतवर और शक्तिशाली पार्टिकल्स के रूप में जाना जाता है। मानी जो भी पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होगा उतना ही ज्यादा वो ताकतवर होता है। क्या होता है? ताकतवर, शक्तिशाली होता है। आप सब लोगों ने देखा होगा जो हम परमाणु बम आदि बनाते हैं, सामान्य रूप से भी निर्मित होता है और अलग तकनीक नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके भी हम प्रयोग करते हैं। सामान्य बम का जब विस्फोट होता है तो एक सीमित एरिया प्रभावित होता है, लेकिन उसी वजन का परमाणु बम यदि हम प्रयोग करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। उससे अलावा आप अभी कंस्ट्रक्शन का जो हम काम करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन में पहले वो जो पिलर आपने देखा होगा, रोड के किनारे बड़े बड़े पिलर होते हैं, बहुत मोटे मोटे होते हैं, या बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं तो बहुत बड़े बड़े पिलर डालते हैं और सरिया होते हैं बहुत मोटे मोटे। आज नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पर स्टेनलेस स्टील के सरिये तैयार होते हैं, उंगली के बराबर सरिये होते हैं और उसके पिलर हमारे सामान्य मकान बनते हैं ऐसे होते हैं, और 6 फीट तक यदि वो हिल जाए तब भी उसको कुछ नहीं होता है। कितना? 6 फीट तक यदि वो हिल जाए तब भी वो बिल्डिंग को कुछ नहीं हो सकता है। और इतने छोटे सरिये, और इतने क्यों हुआ यह संभव? नैनो टेक्नोलॉजी का हमने प्रयोग किया। आप खाने पीने की चीजों में देख लीजिए, आयुर्वेद में सामान्य रूप से आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण और बहुत सारी प्रकार की अलग अलग दवाइयां दी जाती हैं, वटी आदि। लेकिन जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, अलग अलग प्रकार की दवाइयां लेकर के ठीक नहीं होती है, तो आयुर्वेद के वैद्य क्या देते हैं? रस रसायन विद्या का प्रयोग करते हैं। भस्म, पहले जो तत्व की हमें अपेक्षा है वो जिस द्रव्य में है उसको अग्नि में डाल करके जला देते हैं, और जलाने के बाद भस्म, राख, फूंक मारो तब भी उड़ जाए, इतनी सूक्ष्म हो गई, उसको भी नहीं छोड़ते, उसको फिर खरल करते हैं। क्या करते हैं? पत्थर के बीच में पीसते हैं, और 1 फुट का मतलब होता है 24 घंटा लगातार खरल करना। आप चटनी आदि कुछ कुछ बनाते हैं तो आप उसको जब पीसते हैं तो कितनी 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट करते होंगे, उसको आप घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा करेंगे, क्या बन जाएगा? बिल्कुल वो हो जाएगा। उसको 24 घंटे जब हम पीसते हैं तो 1 फुट होती है, और आपने सुना होगा सहस्त्र कोटि भस्म, ऐसा 1000 बार तक किया जाता है, और उसके पार्टिकल को और तोड़ा जाता है, और तोड़ा जाता है, और तोड़ते तोड़ते इतना महीन कर दिया जाता है कि हम अपनी चमड़ी के ऊपर रख करके थोड़ा मल दे तो हमारे ब्लड के अंदर मिल जाता है, इतना सूक्ष्म हो जाता है। और कितनी मात्रा में खाने के लिए देते हैं? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम देंगे, और उसकी भी 60 पुड़िया बना करके महीने भर खाने के लिए देंगे। और जब मुठिया भर के दवाइयां खा करके भी जब व्यक्ति ठीक नहीं हो रहा था, अब ये नाखून के बराबर दवाई को शहद के साथ चटाते हैं, मरणासन व्यक्ति खड़े हो जाते हैं। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, उसके अंदर जो कारणभूत तत्व था उसको उभारा। ये सारे उदाहरण में क्यों बता रहा हूं? नैनो को समझने के लिए। किसके लिए? अब जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा वो क्या होता है? शक्तिशाली, पावरफुल होता है, परिणाम देने वाला होता है। तो धरती का सबसे सूक्ष्मतम द्रव्य क्या होता है? अग्नि होता है। क्या होता है? अग्नि धरती का सूक्ष्मतम द्रव्य होता है। ठोस, द्रव और गैस 3 रूप में द्रव्य पाए जाते हैं। एक ठोस रूप में पत्थर हमारे पास है, और इस पत्थर के अंदर और कोई पत्थर हम डालना, ठोस के अंदर ठोस द्रव्य डालना चाहे तो जाएगा? संभव ही नहीं है। उसके ऊपर कितना भी पानी डाल दो, द्रव डाल दो, जाएगा उस पत्थर के अंदर? द्रव भी नहीं जाएगा। गैस कितना भी प्रेशर करो, हवा जाएगी उसके अंदर? एक ठोस के अंदर कोई भी द्रव्य का प्रवेश पाने की कोई संभावना। लेकिन उसी पत्थर को आप अग्नि के ऊपर रख दो,
अग्नि उसके अंदर नहीं, उसके अणु परमाणु का छेदन भेदन करके उसके आर पार हो जाती है, और अधिक अग्नि दे दो तो उसको पिघला भी देती है, और अधिक दे दो तो उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट करके उड़ा भी देती है। अग्नि इतनी सूक्ष्म होती है कि अणु परमाणु को आर पार हो जाती है, मतलब सबसे जिसके अंदर कोई भी द्रव्य प्रवेश पाने की शक्ति नहीं, उसके भी आर पार जाने की शक्ति किसमें है? इतनी सूक्ष्म अग्नि है। और उस अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि। क्या बोलिए? अंगम नयति इति अग्नि। जो भी पदार्थ अपने संपर्क में आता है उसको अपना अंग बना लेती है, अपने जैसा बना लेती है। कैसा बना लेती है? अग्नि कैसी है? अत्यंत सूक्ष्म। उसमें हमने 1 किलो गाय का घी, 1 किलो समिधाएं, 1 किलो जड़ी बूटियां, ये सब हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वेट कर सकते हैं, सब चीज। लेकिन एक बार हमने अग्नि में आहूत कर दिया, अब हम ना उसको देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना वेट कर सकते। वो सब कहां गया? इतना सूक्ष्म हो गया कि अब हमारी इंद्रिया उसको ग्रहण, और जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा वो क्या होता है? पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, IIT रुड़की और पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन दोनों ही जगह पर हमने, पहले तो हमारे पास नहीं थी, IIT रुड़की में थी, वहां पर हमने ये रिसर्च किए, और बाद में हमारे पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में भी हमने उन मशीनों को खरीदा, और आप देखा यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल नैनो और नैनो स्केल पार्टिकल होते हैं, और उसके बाद उसको एनालाइज करके देखा कि अब वो क्या कार्य कर सकते हैं, क्या परिणाम दे सकते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में आज चिकित्सा जगत में नैनो टेक्नोलॉजी के प्रयोग के लिए हजारों करोड़ रुपया खर्च करके भी जिस परिणाम तक नहीं पहुंचे हैं, उससे भी बड़ा परिणाम देने वाली शक्ति उस नैनो पार्टिकल के अंदर पाई गई। यही यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी, सुपर नैनो टेक्नोलॉजी। और आचार्य जी ने एक विशेष बात बताई थी, आवेश वाली बात। एनायन और कैटायन आप में से काफी लोगों ने पढ़ा होगा। धन आवेशित कण और ऋण आवेशित, ये 2 प्रकार के पार्टिकल होते हैं। हम जिस अथाह वायु के समुद्र में श्वास लेते हैं, उसमें जहां पर भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं, शहरीकरण होता है, औद्योगिकीकरण होता है, वहां के वातावरण में स्वाभाविक रूप से धन आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है, और उस वातावरण में निरंतर यदि हम रहते हैं तो उससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा कम होती है, हमारी बॉडी एसिडिक बनती है, अम्लीय, और एसिडिक अम्लीय शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग होते हैं, रोगों का घर बन जाता है शरीर। और दूसरे होते हैं ऋण आवेशित कण, जहां पर नदी है, झरने हैं, तालाब है, समुद्र के तट है, पहाड़ी क्षेत्र है, घने जंगल है, ऐसे स्थानों पर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। और उस वातावरण में जब हम रहते हैं तो उससे ब्लड सेरोटोनिन की मात्रा बढ़े। ब्लड सेरोटोनिन वो तत्व होता है जो हमें एक अच्छा लगना, जिससे महसूस होता है ना, जो हम एक अच्छा लगना, या अंदर से एक उमंग आता है, उत्साह आता है कुछ करने का, कुछ अंदर से जज्बा आता है, जिसके कारण से वो जो केमिकल्स होता है उसको कहते हैं ब्लड सेरोटोनिन, और उसकी मात्रा को वो बढ़ा देता है। और पूरी बॉडी को निरंतर उस वातावरण में हम श्वास प्रश्वास की क्रियाएं करते हैं, उसके कारण से हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन, क्षारीय होती है, और क्षारीय शरीर में कोई रोग होता। और जहां पर प्रतिदिन 5 से 7 मिनट का देव यज्ञ होता है, वहां के एटमॉस्फेयर के अंदर पर क्यूबिक सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। जो घना जंगल का वातावरण होता है, ऐसा वातावरण हम अपने घर के अंदर निर्मित कर सकते हैं इस यज्ञ को करके, और उसके माध्यम से अलग अलग प्रकार के कई सारे लाभों को हम सिद्ध कर सकते हैं, और विशेष रूप से उसका लाभ उठा सकते हैं। तो ये पार्टिकल्स के कुछ लाभ बताएं। इससे अतिरिक्त जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो आपने देखा होगा जब धुआं जैसा उठता है तो वातावरण के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल बिखर जाते हैं। उसको सामान्य भाषा में बोलते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी का बढ़ना। और उसकी डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती है, आपने देखा होगा, सुना होगा रेडिएशन। रेडिएशन मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और दूसरे होते हैं कार्बनिक रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है वो हमारी एलईडी लाइट से लेकर के मोबाइल टावरों से लेकर के मोबाइल से लेकर के लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, बोर्ड या केबल जो बिछे होते हैं, इन सब से वो निकलते हैं।
एटॉमिक रेडिएशन होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन सबसे निकलते हैं। वो 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा ऐसा होता है जो सामान्य होता है, हमारे शरीर पे टकरा करके वैसे ही खत्म हो जाता है। बीटा ऐसा होता है जो हमारे कपड़े या थोड़ा सा मोटी चीज होती है उससे वो रुक जाते हैं। और गामा ऐसे होते हैं वो हमारे शरीर को भेद करके आर पार हो जाए, 2.5 मीटर की सीमेंट कंक्रीट की दीवार को भी भेद करके आस पार हो जाते हैं। ये सबसे पावरफुल और हानिकारक माने जाते हैं। उसके ऊपर जब कार्य करना शुरू हुआ, CPCB सेंट्रल कंट्रोल पोल्यूशन बोर्ड दिल्ली के साइंटिस्टों के साथ डॉक्टर ममता सक्सेना जी और आदि कई साइंटिस्टों ने जो कार्य किया, और उसके परिणाम स्वरूप वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर सारा प्रभाव देखा गया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि यज्ञ करने पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कम होने लगता है। और दूसरा, जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान में और एक प्राइवेट और यूनिवर्सिटी है यही राजस्थान की, 2 जगह पर हमने एटॉमिक रेडिएशन जो होते हैं उसके ऊपर उसके परीक्षण करके देखे। 10% से लेकर के 70% रेडिएशन एक बार मात्र यज्ञ करने से कम हो जाता है। और आचार्य जी ने भोपाल गैस त्रासदी की एक घटना बताई थी, कल बताई थी। भोपाल में जब गैस त्रासदी हुई थी, मिथाइन आइसोसाइनेट नाम की गैस का जब रिजर्व हुआ था, भारी मात्रा में लोगों की मौत हो गई थी, बीमार हो गए थे, और भी कई सारी प्रकार की समस्याएं उस समय उत्सर्जित हुई थी। और पूज्य आचार्य जी ने पर्यावरण एवं प्रदूषण विषय के ऊपर जो PhD की, उसमें उन्होंने पर्यावरण विषय के इस मुद्दे को लेकर के वो स्वयं भोपाल गए हैं। और जो आचार्य जी ने राठौर परिवार और कुशवाहा परिवार, जो 2 परिवारों का नाम बताया, उनको स्वयं को जाकर के मिले हैं, उनका साक्षात्कार लिया और अपने PhD में सारा उसका मेंशन किया है। और वहां पर उस भीषण प्रदूषण के अंदर वो परिवार यज्ञ करने के कारण बिल्कुल निरापद रूप से सुरक्षित रह गए। और उसके साक्षी आचार्य जी खुद है उसकी रिसर्च करने वाले, उनकी PhD की थीसिस आप पढ़ेंगे तो उस थीसिस में विशेष रूप से उन्होंने विस्तार पूर्वक उसका पूरा वर्णन दिया है। और उसी समय वहां पर भोपाल में एक माधव आश्रम करके एक स्थान है, वो लोग अग्निहोत्र करके एक यज्ञ का एक छोटा रूप उसका प्रचार करते हैं। उस समय उन लोगों ने, वहां की सरकार ने ही सरकारी तौर पे जो गर्भवती माताएं थी उनका गर्भपात करने के लिए एक अभियान छेड़ा था कि जो भी माताएं गर्भवती थी इस काल के अंदर उन सबका गर्भपात करा रहे थे। इन लोगों ने कहा कि आप ऐसा जघन्य पाप मत कीजिए, आप यज्ञ कीजिए, यज्ञ में बैठिए, आपको कुछ नहीं होगा आपकी संतानों को। और 19 माताएं ऐसी थी जिन्होंने उनकी बात मानी और गर्भपात नहीं कराया, उनको उन्होंने प्रतिदिन यज्ञ कराया। उसमें से कुछ मुसलमानों की भी माताएं, मुसलमान परिवार की बहनें थी, और उन्होंने यज्ञ किया। और उस 19 माताओं का जब संतान हुआ, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, एक भी बच्चे में किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव प्रभाव नहीं, जबकि जो जन्म ले चुके थे वो बच्चे भी अपाहिज, अपांग और मानसिक रूप से मंगोल हो गए, लेकिन इन बच्चों को कुछ नहीं हुआ। तो इस प्रकार की घटनाएं भी इस यज्ञ के माध्यम से देखने को हो गया। आपका विषय हो गया, ये कैसे करना, अभी चाहे तो 5-10 मिनट और ले सकते हैं सर। ये सुखा हाँ, उनको भी करेंगे और फिर मंत्रोच्चारण भी कराना है, जो सुबह नहीं हुआ था। तो आप हाँ ठीक, हाँ ठीक। तो ये अरे कहाँ क्या हुआ, कि माइक वाला यहीं रहे भाई। माइक बंद हो जाता है आपका।